नहीं मतलब कंजर्वेशन वो गुजरातियों की फितरत है ही नहीं। यू नेवर फाइंड अ गुजराती जो कि कंजर्वेटिव हो, क्योंकि गुजरात शुरू से ही खुलेपन के लिए ही प्रचलित है। वजह यह है कि गुजरात के पास 1600 किलोमीटर लंबा एक समंदर का किनारा है, और वहां से दुनिया भर से व्यापारी यहाँ आते थे, उनका कल्चर साथ में लेके आते थे, और वो सारी चीजें गुजरात अपनाता गया। कई गुजराती रेसिपीज आप देखेंगे तो वो शायद गुजरात की अपनी है ही नहीं, न केवल प्रदेश से, लेकिन मैं बताऊं कि हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए गुजरात में और अपना कल्चर लेके आए, और गुजरात में बसने वाले लोग उन्होंने वो कल्चर को भी अपनाया। तो जैसे हम बात करें कि गजल, तो का गजल की पैदाइश जो हुई है वो ईरान से हुई है। तो वहां की वो पैदाइश है, लेकिन वहां से वो हिंदुस्तान तक आई। और पहला हिंदुस्तानी शायर जो था, जो 1667-57 में जो हमारे पास आए, वो शायर थे वली दखनी। पैदा हुए थे महाराष्ट्र के एक छोर पे, लेकिन फिर उन्होंने माइग्रेट किया और गुजरात में आके बसे। और मुगलिया सल्तनत के पूरे शासन के दौरान वली दखनी, वो वली गुजराती के नाम से मशहूर हुए। तो उन्होंने वो पहले शायर थे जिन्होंने गजल में कुछ नई चीज लाई, और गजल को जिंदा रखने की अ, एक मेजर कोशिश की। जैसे उनके कुछ दो तीन शेर पढ़े हैं तो एक ये है कि मुफलिसी सब बहार खोती है, मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। जब मुफलिसी आती है तो सब कुछ चला जाता है। तो मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। क्यों हासिल हो मुझको जाम इनायत, क्यों हासिल हो मुझको जाम इनायत, जुल्फ तेरी करार खोती है। और वली लिखते हैं आखिरी शेर में कि ए वली आब उस परी रूह की, ए वली आब उस परी रूह की, मुझ सीने का गुबार खोती है। और वहां से गजल, ऐसा माना जाता है कि लखनऊ में या अवध में या दिल्ली में रिचनेस उसको मिली, लेकिन उतनी ही ज्यादा रिचनेस वो फॉर्म को, वो उर्दू फारसी अरबी, वो पूरी जबान को एक अलग जबान मिली यहां गुजरात। जैसे गुजरात के बहुत ही नामी शायर मरीज साहब, तो मरीज साहब कहते हैं कि छह स्खलन बेतरन प्रसंगों मां मने से ये कबूल। मतलब मेरी जिंदगी में दो चार, ऑफ कोर्स कुछ गड़बड़े होगी, जो मेरी मेरी लूज मूवमेंट होगी वो दो चार होगी, तो छह स्खलन बेतरन प्रसंगों में, दो तीन किस्सों में शायद ऐसा हो रहा होगा कि छह स्खलन बेतरन प्रसंगों में मने छे ये कबूल, कौन जाने क्या आखी जिंदगी बदनाम से। तो ये दो तीन मेरे ऐसे वाक्य से क्यों आप लोगों ने मेरी जिंदगी को बदनाम कर दिया है। या फिर वही लिखते हैं कि जिंदगी ना रस ने पीवा मां करो जल्दी मरीज, जिंदगी ना रस ने पीवा मां करो जल्दी मरीज, एक तो ઓછી મદિરા છે ને ગળતું જામ છે। मतलब कि जिंदगी मिली है, जिंदगी को, जिंदगी की हर पल को एंजॉय करने में देर मत करो, उसको गवाओ मत। क्योंकि एक तो हमारे पास कम मदिरा है, यानी लाइफ बहुत छोटी है, और ये जाम, ये शरीर, वो तो
धीरे धीरे जाने लगे, हम लोग खोने लगे। तो वो तो जाने वाली चीज है। तो ऐसा ऐसा फलसफा इन लोगों ने लिखा है। जैसे एक दूसरे हमारे शायर चीनू मोदी जी, जिन्होंने उर्दू में, हिंदी में, गुजराती में ये गजल को एक अलग मकाम दिया। तो वो लिखते हैं कि क्यारेक काच सामे, क्यारेक साथ सामे, क्यारेक काच सामे, क्यारेक साथ सामे, थाकी जवानू कायम, तलवार ताणी ताणी। तो कभी मिरर के सामने मतलब खुद के सामने, कभी सच के सामने मतलब अपनी असलियत के सामने, हर बार थक जाता हूं मैं तलवार को खींच खींच कर, मतलब लड़ लड़ कर। और एक हमारे और एक शायर जिन्होंने, ये सारे शायर मतलब गुजराती जो है वो एक ऐसी जुबान है, ऐसी 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 एक लेगेसी है जिसमें जिसने गजल को एक बहुत 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 ऊंचा मकाम दिया है, जिसके बारे में शायद बाकी लोग कम जानते हैं। तो एक शायर हमारे जल मातरी साहब हैं, वो लिखते हैं कि तकदीर खुद खुदाए लखी, तकदीर खुद खुदाए लखी પણ ગમી નથી, સારું થયું કે કોઈ આ મનુષ્ય લખીને, ને ત્યાં સ્વર્ગ ના મળે તો મુસીબતના પોટલા, ત્યાં સ્વર્ગ ના મળે તો મુસીબતના પોટલા, મરવાની એટલે મેં ઉતાવળ કરી નથી, ને કેવા શુકનમાં પર્વતે આપી હશે વિદાય, કેવા શુકનમાં પર્વતે આપી હશે વિદાય, કે નિજ ઘરથી નીકળી નદી હજુ પાછી વળી નથી. મૃત્યુની ઠેસ વાગશે તો શું થશે જલન, મૃત્યુની ઠેસ વાગશે તો શું થશે જલન, આ જીવનની ઠેસની હજી કળવળી. ये मतलब इसका पूरा अगर मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ये तकदीर खुदा ने लिखी है, खुद खुदा ने लिखी है, लेकिन पसंद नहीं आती, मुझे पसंद नहीं आई। अच्छा हुआ कि खुदा ने लिखी और पसंद नहीं आई। अगर किसी इंसान ने लिखी होती तो क्या होता मैं, और मेरी मौत के बाद अगर वहां मुझे स्वर्ग नहीं नसीब हुआ तो इसीलिए मुझे मरने की कोई जल्दबाजी नहीं है। और ऐसे कैसे शगुन होंगे जिस शगुन में पर्वत यानी पहाड़ ने नदी को विदा किया होगा, कि खुद के घर से, खुद के मायके से निकली हुई नदी अभी तक वापस नहीं लौटी। और आखिरी शेर जो है वो ये है कि अगर मृत्यु की ठोकर लग जाएगी तो कैसी होगी जलन, जलन क्या होगी मृत्यु की ठेस की, वही सोच के, क्योंकि जिंदगी की ये ठेस, जिंदगी की ये ठोकर, उससे ही मैं बाहर नहीं निकल पाया। तो ऐसे गहरी सोच वाले बहुत सारे शेर, बहुत सारी गजलें वो गुजराती लिटरेचर ने पूरे पूरी दुनिया को दी है। हमारे एक बहुत बड़े पोएट लिखते हैं कि ज्या ज्या वसे एक गुजराती, त्या त्या सदाकाल गुजरात। मतलब जहां पे एक गुजराती आपको मिलेगा वहां पे पूरा गुजरात आपको मिल जाएगा। तो गुजराती गुजरात को अपने साथ लेकर घूमता है दुनिया भर में। दुनिया का कोई एक नक्शा ले लो और किसी भी एक जगह पे उंगली रखो, आपको गुजराती मिलेगा। तो गुजराती ये है। और अहमदाबाद को हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला है। जब कुत्ते पे सस्ता आया तब बादशाह ने शहर बसाया, वो बात को लेकर के अहमदाबाद बसा 600 साढ़े 600 साल पहले, और उसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला। वजह केवल ये नहीं है कि अहमदाबाद में बहुत पुरानी हवेलियां हैं, बहुत पुरानी पोल कल्चर है, या फिर बहुत पुराना आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट है, क्योंकि वैसे पुराने मॉन्यूमेंट तो इजिप्ट में पिरामिड भी है, या दुनिया भर में कई जगह पे अहमदाबाद से भी पुरानी चीजें
इमारतें, संस्कृति होगी, लेकिन अहमदाबाद को लाइव हेरिटेज सिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि अहमदाबाद की हर एक हेरिटेज इमारत के अंदर इंसान बसते हैं और वो इंसान अहमदाबाद के हेरिटेज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो ये गुजरात है। और आजकल तो शक्ति की आराधना का पर्व चल रहा है, नवरात्रि, और पूरा गुजरात जोशो उल्लास से नवरात्रि को सेलिब्रेट करने में पड़ा हुआ है। और पिछले 10 साल से उसी नवरात्रि की धरोहर को कंटिन्यू कर रहा है रेड एफएम। रेड एफएम रास महोत्सव, उसमें आप लोग भी शामिल हो जाइए, आप लोग भी एंजॉय कीजिए। और हाँ, गुजरात के बारे में जितना कुछ आप लोग जानते हैं उससे उसके अलावा भी गुजरात में बहुत सारी चीजें हैं, कल्चर है, लिटरेचर है, वो सारी चीजों को भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए।